चलिए ऐसा देखिए, मैं कौन होता हूँ? अब चलिए, एक मिनट बैठिए। 50 मिनट हो गया आपका। बैठिए चलिए नहीं प्लीज, मैंने बता दिया, मैंने उनका नाम लिया तो क्षमा कर दीजिए आप बैठिए। अब चलिए, नहीं झूठ मूठ नहीं बैठिए, आप इसके चक्कर में मत करेंगे। बैठिए। अरे भाई, ये सब छोड़ कर दीजिए, आप बैठिए ना सर, बैठिए प्लीज। सबके बारे में कह रहे हैं कि सबको हम लोग यूनाइट करने की कोशिश करेंगे। जी बैठिए ना। हाँ हो गया, चलिए ना, छोड़िए जी। अरे बैठिए ना सर, चलिए ना, अब आप बैठिए। पाल से बता रहे, नहीं सब बैठिए ना। पाल चलिए, नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। तो ये 2024 का मेला और चला चली का खेला, और जो सबसे बड़ी बात है जो अब आप स्क्रीन पर देखेंगे वो ये है कि विपक्षी एकता का कहां तक पहुंचेगा ठेला। और ये हम क्यों कह रहे हैं? ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी उसमें महज कुछ सवालों से आपको तुरंत एक चीज दिखने को मिली। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करीब 50 मिनट से चल रही थी, तमाम सवाल पूछे गए। के चंद्रशेखर राव जो कि पटना में थे वो सवाल ले रहे थे, लेकिन जहां थोड़े से अटपटे या थोड़े से यूं कहें विपक्षी एकता के लिए महत्वपूर्ण सवाल पूछने शुरू किए गए पत्रकारों द्वारा, तो उसके बाद एकदम से अनकंफर्टेबल हो गए, असहज हो गए। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नीतीश कुमार और केसीआर, और खास तौर से नीतीश कुमार असहज दिखे, जैसे कि आप देख सकते हैं। 10 चलिए और 19 बार बैठिए का यह खेल शुरू हो गया। दरअसल प्रधानमंत्री पद के दावेदार पर सवाल को लेकर यह असहजता दिखी। पत्रकार का सवाल क्या था? सवाल यह था, विपक्षी एकता पर क्या रहेगी कांग्रेस की भूमिका। पत्रकार का एक और सवाल था कि क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे। इन सवालों से नाखुश, थोड़े से असहज नजर आए नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने कहा, यह सवाल क्यों पूछ रहे हैं? फिर नीतीश कुमार उठे और केसीआर ने कहा, अभी बैठिए। हालांकि केसीआर ने नीतीश कुमार को बैठने का इशारा किया। केसीआर ने नीतीश का हाथ पकड़कर भी उन्हें बैठने को कहा। और जो आपने इन तस्वीरों में देखा उसमें सारी चीजें हो रही हैं वहां पर, चलिए बैठिए, चलिए बैठिए, चलिए ना। उसमें फिर नीतीश कुमार ये भी बोलते हैं, ये चुप, बिल्कुल इस सवाल का जवाब मत दीजिएगा। तो ये जो आपने देखा 2 मिनट की इस क्लिप में, 10 चलिए और 19 बैठिए का खेल, यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जहां थोड़े से भी सवाल जो कि आपको अनकंफर्टेबल बनाए, वहां पर चलिए चलिए और बैठिए बैठिए होना शुरू हो जाता है। ऐसे में कहां जाएगी विपक्षी एकता? तो सवाल इंडिया का में जो सवाल पूछ रहे हैं हम, वो है ये, 2024 का मेला, चला चली का खेला, और कितनी दूर जाएगा विपक्षी एकता का ठेला। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का। ये एक जरूरी चर्चा है क्योंकि विपक्षी एकता को लेकर के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और 2024 में रणनीति बनाई जा रही है। वरना और क्यों केसीआर वहां पर बिहार गए थे और वो सवाल भी लेना चाहते थे। ऐसे में इस तरीके की असहजता के क्या मायने निकाले जाएं। उपेंद्र चौहान बिहार भाजपा कार्य समिति के सदस्य हैं। श्रीधर रेवुला रेड्डी, आप प्रवक्ता हैं तेलंगाना राष्ट्र समिति के। अंजुम आरा प्रवक्ता हैं जनता दल यूनाइटेड। नंदगोपाल गुर्जर जी, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपका बहुत स्वागत। और अलका लांबा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मैं सबसे पहले अंजुम आरा जी आपसे शुरू करना चाहता हूं और आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये नीतीश जी को हो क्या गया था? हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को हुआ कुछ भी नहीं है। बस जो भाजपा
अपना एक रथ निकाली थी और एक दावा करती थी कि जितनी भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, सारी क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व मिटा दिया जाएगा, और वो भी कहां से? बिहार की धरती से, जो कि लोकतंत्र की जननी है, ये भूमि लोकतंत्र की जननी है। तो बिहार ने बता दिया भारतीय जनता पार्टी को कि भाजपा को भी हराया जा सकता है। महाराष्ट्र से जो इनकी जीत का, जो डेमोक्रेटिक तरीके से सरकारें बनी थी महाराष्ट्र में, उसको खंड विखंड कर करके जो इनका रथ झारखंड में ये अपना प्रयास किए, फिर बिहार में जो इन्होंने प्रयास किया, तो नीतीश कुमार जी ने ये बता दिया कि ये यहाँ की धरती लोकतंत्र की जननी है, और यहाँ किसी भी तरह का जो लोकतांत्रिक तरीके के वैल्यू जो है, अगर उसको कोई भी खंड विखंड करने की कोशिश करेगा तो उसके रथ को रोक दिया जाएगा। और बिहार ने एक संदेश दिया है भारतीय जनता पार्टी को कि ये जो सपना देख करके बैठे थे कि पूरे देश में एक छत्र राज होगा, बिहार ने उसको परास्त किया है। तो नीतीश कुमार जी को बस, अगर आपका ये सवाल है कि उनको हो क्या गया है, तो नीतीश कुमार जी जो संवैधानिक वैल्यू है, लोकतांत्रिक वैल्यू है, उसको बचाने के लिए जो महागठबंधन की सरकार बनी है बिहार में, निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर एक वो नया मार्ग प्रशस्त करेगा। देखिए, इसका एक पहलू और भी है, और मैं उपेंद्र चौहान जी आपके पास आना चाहता हूं। जो मैं जदयू के प्रवक्ताओं से, आरजेडी के लोगों से और विपक्ष के और नेताओं से मैंने जब बात की, तो उनका ये कहना था चौहान जी कि कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हो रही थी, सवाल तो लिए जा रहे थे, असहज भले ही थे लेकिन जो कुछ था जनता के सामने था। ऐसा थोड़ी हुआ कि 8 साल हो गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं हुई। और हवाला ये दिया गया कि प्रधानमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2019 में आए थे, जिसमें बस वो अमित शाह की तरफ ही इशारा करते रह गए। कैसे जवाब देंगे आप? देखिए, शुरुआत में आपने 3 पंक्तियों की जो कविता कही, वह कविता बहुत ही सटीक है और नीतीश कुमार के सारे चाल चरित्र को विश्लेषित करती है कविता, और विपक्ष की एकता का जो मुद्दा है उसको भी विश्लेषित करती है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चंद्रशेखर राव जी आए थे, जो शहीद हुए उनकी विधवाओं को चेक और अंग पर वस्त्र भेंट करने के लिए आए थे। इस परिस्थिति में मुझे लगता है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरह से राजनीति हुई और ये दोनों प्रधानमंत्री के उम्मीदवारों में, तथाकथित उम्मीदवारों में जिस तरह से एक मुद्दे को लेकर भ्रम की स्थिति हो गई, उससे जग जाहिर है कि 24 में क्या होने वाला है। मेरा सवाल दूसरा था। मेरा सवाल आपसे ये था कि ये कहा जा रहा है कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हो रही है, सवालों का जवाब भले ही असहज हों लेकिन कम से कम आकर के सवाल तो ले रहे हैं। देखिए संकेत जी, दोनों देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। जो तुलसीदास जी ने एक कविता लिखी थी कि कोबर छोट कहते अपराधु, इसी तरह नीतीश कुमार बड़े भ्रष्ट हैं कि केसीआर बड़े भ्रष्ट हैं, यह कहना मुश्किल है। अब ये तो चौहान जी बड़ी अजीब सी बात हो गई। अभी महीने भर पहले तक वो आपके प्यारे थे, आंखों के तारे थे, अब भ्रष्ट हो गए। एक मिनट, ये जो बहुत जल्दी नजरों से गिरा देते हैं नेता लोग, ये समझ में नहीं आता। बहुत जल्दी आप नजरों से गिरा देते हैं लोगों को। सरकार के प्रतीक पुरुष लालू यादव की छत्र छाया में विपक्षी एकता कायम करना चाहते हैं। ये देश के मतदाताओं में नहीं, पर ये 2 बार आपने, मैं वापस आऊंगा उपेंद्र जी, ये मत सोचिए। आपने मेरी बॉल को वेल लेफ्ट कर दिया, लेकिन मैं दोबारा ये वाली बॉलिंग डालूंगा। जो सवाल विपक्ष पूछ रहा है कि कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हुई, आपने उसका जवाब नहीं दिया। मैं वापस आऊंगा आपके पास। अलका लांबा, मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहती हूँ, प्लीज दिखाइएगा। हाँ, क्या वीडियो है, जरा देखते हैं क्या हो रहा है, ये क्या चल रहा है, किसको खींचा जा रहा है? हाँ, चंद्रबाबू नायडू। कौन खींच रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाँ, ये मुझे याद है, ये हुआ था। नहीं, लेकिन इसमें ये इसका इससे क्या कनेक्शन है? नहीं, तो ये जो आप चर्चा का विषय बना दिया भाजपा ने, कि केसीआर जी को नीतीश जी खींच रहे हैं, लेकिन उनके शब्द क्या थे? नीतीश जी ने साफ कहा, इनके चक्कर में मत पड़िए। वो किसके लिए कह रहे हैं? गोदी मीडिया के लिए। सही कहा, 8 साल से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत देश के प्रधानमंत्री नहीं दिखा पाए हैं।
वरुण गांधी जी ने ट्वीट करके, उन्हीं के सांसद हैं, जताया है कि बेरोजगारी दर 20% से 10 पर आ गई है। 5 साल के रिकॉर्ड टूट गए हैं। गोदी मीडिया सवाल नहीं करता है, लेकिन विपक्ष से सवाल करता है। इसलिए नीतीश जी ने कहा है, केसीआर जी आप इनको नहीं जानते, मैं इनको अच्छी तरह जानता हूं, इनके चक्कर में मत पड़िए, ये आपको उलझा देंगे। और उन्होंने साफ कहा है विपक्ष एकजुट है। अब एक और बात कहती हूँ, नाम गिनिएगा। नहीं अलका जी, देखिए मैं आपको बताऊं क्यों ये सवाल जरूरी थे। और हर पूछा हुआ सवाल जो है वो अहले ज़बां गोदी नहीं हो जाता। मसलन ये नहीं, मसलन ये कि आप अगर यहां देखें, अगर ये सवाल पूछे जा रहे हैं तो क्या ये वाजिब सवाल नहीं है कि इस विपक्षी एकता का प्रारूप क्या होगा, प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन होगा, कौन सी पार्टी लीड करेगी, कौन सी पार्टी पीछे रहेगी। बिल्कुल, ये सब बड़े वाजिब सवाल हैं। मैं आपको बिल्कुल जवाब दूंगी। इन्होंने कहा विपक्ष एकजुट नहीं है। अब एनडीए को देख लीजिएगा, नाम गिनवा रही हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या बीजेपी में थी या नहीं? हाँ थी। क्या पीडीपी बीजेपी के साथ थी? नहीं थी। हाँ थी, छोड़ा साथ। हाँ। शिरोमणि अकाली दल भाजपा के साथ थी? हाँ थी, छोड़ा साथ। हाँ छोड़ा। शिवसेना ने छोड़ा, टीडीपी ने छोड़ा। अब उसके बाद आप आ जाइए इनका टीएमसी अटल जी के साथ सरकार में थी या नहीं थी? हाँ थी। कितनी पार्टियां आपको मैंने गिना दी हैं, और अब नीतीश जी की भी पार्टी इन्हीं के साथ थी। तो कुल मिला के 7 दल तो बता दिए जो एनडीए इनका साथ छोड़कर चले गए हैं, और अब वो सारे भाजपा के खिलाफ एक मजबूत विकल्प बनाने की बात कर रहे हैं। नहीं, मजबूत, देखिए मजबूत विकल्प की तो बात है। रेड्डी जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये प्रयास के चंद्रशेखर राव पहले भी कर चुके हैं, मुझे अच्छे से याद है। आज से 5 साल पहले, 4 साल पहले वो अपने आप को नेशनल लीडर की तरह प्रोजेक्ट कर रहे थे, अलग अलग जगह जा रहे थे 2019 के रनअप में। इस बार फिर वो कवायद होती हुई दिख रही है। लेकिन घूम फिर के यही जो छोटी छोटी चीजें हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं आगे चल के, वही नेताओं को असहज बना देती हैं। आपको लगता है कि अब बहुत समय बीत गया है और इन छोटी छोटी चीजों पर एक आम राय बनना अब बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं बनेगा तो फिर तो चलिए बैठिए ही होता रहेगा। नहीं, वो चलिए बैठिए। देखिए, हमारे जो मुख्यमंत्री जी कल बिहार में क्या बोल रहा था कि देश में एक प्रत्याम्नाय रूप का राजनीतिक दल की जरूरत है। उसमें हमारा ये थर्ड फ्रंट, ये फ्रंट नहीं है, ये मेन फ्रंट होगा, और डेफिनेटली ये कोशिश जारी रहेगा। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने बताया था, संभवी प्रयास जो भी होगा, हर काम हम करेंगे। जो देश में जितने भी राजनीतिक दल है जो बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है, उन सभी लोगों को हम इकट्ठा करेंगे। जरूर उसका प्रयास जारी रहेगा, और छोटे छोटे चीजों पे आज लोग ध्यान दे रहे हैं। मैंने आपको याद दिलाना चाह रहा हूं, पर रेड्डी जी, आपको नहीं लगता है ये छोटी चीजें नहीं है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है, ये जो विपक्षी एकता की बात है। अब आप मुझे खुद बताइए, क्या केसीआर ने आज से 4-5 साल पहले यही प्रयास नहीं किया था? बिल्कुल यही। या ममता बनर्जी ने अभी 2021 में यही प्रयास नहीं किया है? हाँ, संगीत जी किए होंगे, अभी भी करेंगे। अगर कोई ऐसा प्रयास कर रहा है बीजेपी के जो जन विरोधी या निरंकुश पालन के सामने, अगर हम एक सभी लोगों को इकट्ठा करने की प्रयास करेंगे, जब तक हम सफल होंगे तब तक करेंगे। और 2024 में आप कह रहे हैं निरंतर प्रयास होते रहना चाहिए। निरंतर प्रयास, मैं बोल रहा हूं 2024 अभी जनरल इलेक्शन आने वाले हैं। हमारा लीडर ऐलान दिए है कि हम और बीजेपी मुक्त भारत करेंगे। उसमें हम जो प्रयास हमारे से होगा वो हम करेंगे। मैं कल की प्रेस मीट की बात कर रहा हूं। आप ये देख रहे हैं कि चलिए बोल के निशीथ जी बोले हैं, बैठो बोल के केसीआर जी बोल रहे हैं। आप इसमें क्यों एक अच्छा संबंध नहीं देख पा रहे हैं? इससे पहले, प्रेस मीट से पहले जो नीतीश जी के भाषण है उसमें क्या बोला था? केसीआर एक ऐसा लीडर है जिसने एक नया राज्य बनने के लिए कोशिश किया और राज्य बनाया और उसका मुख्यमंत्री बन गया और उसको अच्छे विकास के तरह लेके जा रहे हैं। आप थोड़े फालतू लोगों की बात नहीं सुन के हम कभी वीक नहीं होना बोल के भी बोले थे। क्यों उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे? नहीं, बिल्कुल ध्यान देंगे साहब, लेकिन आप मुझे एक बात, बस छोटी सी बात, देखिए ऐसा है, ध्यान नेताओं की एक दूसरे के लिए तारीफ
जी। अब यही तारीफों के पुल मेरे ख्याल से इतिहास में अगर हम जाएं तो हर नेता ने एक दूसरे नेता के लिए किए हैं। नीतीश कुमार ने मोदी की भी एकदम भूरी भूरी प्रशंसा की है। तो ये तारीफों को एक बार छोड़ देते हैं, लेकिन अगर जो योजना बन रही है, एक एकता करने की योजना बन रही है, तो वो कहां तक आगे जा रही है, और अगर उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल हैं उन सवालों के आते ही नंदगोपाल गुर्जर जी, अगर चलिए बैठिए का सिलसिला शुरू हो जाए, चला चली का खेला शुरू हो जाए, तो इसके क्या मायने निकाले जाए? संकेत जी एक ही बात बताना चाह रहा हूं। संकेत जी, हाँ, ये गुर्जर जी से सवाल ले लूं फिर आपके पास आता हूं। अब ठीक है, बोलिए नंदगोपाल जी। हाँ जी ठीक है। संकेत जी, आज की जो राजनीतिक परिदृश्य है जिसमें भाजपा या मोदी जी का मुकाबला करना है, उस दौड़ में जो हमारे राजनीतिक दल हैं, जो अभी वो मोदी जी से भाजपा से लड़ाई करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो आपस में एक फेस बनने की कोशिश कर रहे हैं। समय बहुत कम बचा है, 2 साल बचे और हैं, यहाँ तो उल्टी लेकिन बात अभी हो रही है। कंपटीशन चल रहा है। देखिए नंदगोपाल जी, कंपटीशन चल रहा है। नंदगोपाल जी, टू बी फेयर, आप यहां पर मुझे बताइए, जितनी बार फेस बनने की बात हुई उतनी बार हमने देखा कि नीतीश कुमार असहज हुए और वो चेहरा बनने की बात, मतलब ऐसा मैंने कोई एक बयान नहीं देखा है जिसमें वो कह रहे हैं कि हाँ मैं पीएम बनना चाहता हूं। उसके एकदम विपरीत हो रहा है, वो पीएम के चेहरे बनने के सवाल से ही असहज हो जा रहे हैं। तो आप जो कह रहे हैं उसका एकदम विपरीत हो रहा है सर। आप देखिए ना, वो कंपटीटर सीएम साहब बैठे हैं तेलंगाना के, तो उनको बड़ा असहज महसूस हो रहा है क्योंकि वो कांग्रेस के खिलाफ बोलना चाह रहे हैं और माननीय नीतीश जी वो कांग्रेस के साथ सरकार चला रहे हैं। उन्हें असहजता तो यहाँ महसूस हो रही है और वो महसूस करते हैं, बोलना चाहते हैं राहुल जी के खिलाफ, चंद्रशेखर राव साहब, लेकिन नीतीश जी को वो सही महसूस नहीं हो रहा है। लेकिन अभी कंपटीशन मोदी जी से करने की कोई नहीं सोच रहा है। अभी कंपटीशन मोदी जी के खिलाफ फेस कौन बने उसकी कोशिश में सारे हमारे जो वरिष्ठ नेता लगे हुए हैं। अलका जी, संकेत जी, इस बात को मान लीजिए, 7 सितंबर को श्री राहुल गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा करने वाली है। 150 सिविल सोसाइटीज ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन दिया है। जो राजनीतिक दल भाजपा से लड़ना चाहते हैं, उसकी महंगाई, बेरोजगारी, देश भर में धार्मिक उन्माद और उससे लड़ना चाहते हैं, उन्हें एक आना होगा और वो आएंगे, ये हमें भरोसा है। अभी सवाल प्रधानमंत्री का उठा ही नहीं, अभी सब मिलकर बैठे ही नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय दल है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक संगठन है, सरकारें हैं, रही है, और अगर कोई एक सांसद जीत कर आएगा या 2 जीतेंगे, 10 जीतेंगे, प्रधानमंत्री अभी से कैसे कोई तय कर लेगा? तो मुझे लगता है ये सवाल विपक्ष पूछेगा क्योंकि उसे सूट करता है। लेकिन हमारे में अभी यह है कि सबको एक होना है। देश के जो हालात बद से बदतर हो रहे हैं, अर्थव्यवस्था गिर रही है, लोग परेशान है महंगाई बेरोजगारी से, मिलकर दबाव बनाना होगा। हम 4 तारीख को रामलीला मैदान महंगाई के खिलाफ एक बार फिर इकट्ठा हो रहे हैं। उम्मीद करेंगे जितने भी लोग भाजपा के खिलाफ है, अपने अपने राज्यों में बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ एकजुट होकर सड़कों पर आ जाइए। अभी कोई चुनाव नहीं हो रहा, ना प्रधानमंत्री तय हो रहा है, ना पता है किसको कितनी सीटें आई हैं, और इसी के मद्देनजर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबको साथ लेकर चलने की पूरी तैयारी में है। लेकिन बी टीम में है, जो दिखाती तो है विपक्ष में है, पर वो असल में विपक्ष में नहीं। किस पर इशारा, कहां इशारा है? अलका जी, साफ साफ अगर आप बता दें किसकी तरफ इशारा है ये? नहीं, मैंने बता दिया है। एक बंगाल की दीदी है, वो आरएसएस उनको अब अच्छा लग रहा है, मैं उनको कहूंगी ईडी से डरिए मत। अब बताइए अलका जी, देखिए अभी 2021 में वो आई, सोनिया गांधी से मिली, उन्होंने चिट्ठी लिखी, विपक्षी एकता की बात की, अब आप उनको बी टीम बताए दे रही हैं। नहीं, बी टीम नहीं बता रही हूँ, डर रहे हैं। दिल्ली की आम आदमी पार्टी, केजरीवाल और टीएमसीओ ईडी सीबीआई से डर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। हाथ जोड़कर कहूंगी, मत डरिए। सीबीआई ईडी के हथकंडों से कांग्रेस, उसके नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी सामना कर रहे हैं और रामलीला मैदान उस सड़कों पर लड़ रहे हैं। जी अंजू महाराज, मैं आपके पास आना चाहता हूं और आपसे एक सवाल पूछता हूं। ये जो असहजता है जो देखने को मिली, जाहिर सी बात है ना, वो मतलब असहज हो गए थे, अब इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए, एक चीज तो जो हम बिहार के बारे में जानते हैं वो ये है कि चाहे नेता हों, चाहे पत्रकार हों, सीधा सवाल, निडर होकर के सवाल पूछना और उस पर एकदम फ्रैंक सा जवाब आना, जो जैसा इमोशन है उस तरीके का जवाब आ जाना, और वो हमें देखने को मिल रहा है।
कभी वो बाल खुजला रहे हैं, कभी कुछ थोड़ा सा जवाब दे रहे हैं। ये हमने ये बिहार में बहुत सारे नेताओं के साथ देखा है। तो आपको लगता है ये उनका फ्रैंक रिएक्शन था जिसके बहुत ज्यादा मायने ना निकाले जाएं, या एक असहजता है, डिस्कंफर्ट है जो कि वाकई है और उसके बहुत मायने हैं? संकेत जी, आप थोड़ा सा मतलब पीछे आप जाकर के देखें तो क्योंकि बड़ी मैं यहाँ तारीफ कर रहा हूं, बिहार में बड़ी एक स्वस्थ परंपरा है ये कि पत्रकार एकदम धाए से सवाल पूछ देते हैं। कभी भी हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी का कभी भी उन्होंने दावेदारी नहीं किया, बल्कि उनकी पूरी कोशिश, जब हमारी महागठबंधन की सरकार बनी, हमने भाजपा का साथ छोड़ा, महागठबंधन की सरकार बनी, तो एक स्पष्ट मैसेज पूरे देश को नीतीश कुमार जी ने दिया कि भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर के एक मंच पर करके आकर के हमें भाजपा क्या जो एक सपना है एक छत्र राज पूरे देश में करने का, उसको हमें उस सपने को रोकना है। और इसके लिए उन्होंने कहा भी, बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि इसके लिए मैं पूरा प्रयास करूंगा, जहां जाना होगा, जहां मुझे जाने की जरूरत होगी, बोलिए, मैं वो जाऊंगा। 2017 में फिर उसी सरकार के हिस्सा हो गए। नहीं, हिस्सा हम नहीं हुए। 2019 में उसी सरकार के साथ चुनाव लड़ लिए। संकेत जी, उन्होंने समर्थन दिया था, हम समर्थन मांगने नहीं गए थे। इस्तीफा देते हुए महज चंद सेकंड हुए थे, उन्होंने समर्थन का ऐलान किया था। ये तो आप उसमें नुआंस में चली गई। जो भी बात हो भाई, आपने समर्थन लिया ना। उम्मीदवारी की जहां तक बात है संकेत जी, हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने ये बिल्कुल सही बात है कि प्रधानमंत्री की योग्यता वो रखते हैं, लेकिन हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने कभी भी उम्मीदवारी का दावा नहीं किया है। इसको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में समझ लिया जाए। मतलब आपका ये कहना है कि ये जो असहजता है ये उनका फ्रैंक रिएक्शन है, वो अपने आप को एक प्रधानमंत्री दावेदार की तरह नहीं देखते। देखिए, अभी जो वर्तमान स्थिति है बिहार में, मैं एक चीज आपको बता दूं, मीडिया ट्रायल, मीडिया को के अपने असेसमेंट, अपने आकलन, ये सारी चीजें एक बिल्कुल दूसरे डायरेक्शन में चले जाते, तो ऐसा प्रतीत होता है कि आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी, आदरणीय के चंद्रशेखर राव जी को ये बता रहे हैं कि कहां आप इसमें जा रहे हैं। चलिए अब चलिए रेड्डी जी और उसके बाद उपेंद्र चौहान। तो कहीं से भी उनको असहज हमारे रेड्डी जी, आप अपना कुछ जवाब देना चाहते थे? नहीं, इसमें कोई असहज की बात नहीं है कि इसमें एक बात, गोडी मीडिया का क्या प्रयास होगा द मोमेंट हमारा कोई विपक्षी दल से केसीआर जी या कोई नीतीश कुमार जी ऐसे प्रयास करना शुरू कर देंगे या पूरे विपक्षी दल को इकट्ठा करने में उसका प्रयास करेंगे, पहले सवाल यह आएगा कि आप में प्रधानमंत्री कौन है। अगर ये क्वेश्चन पूछने से, देखिए अभी एक कोशिश शुरू हुआ है, हर जगह केसीआर जी ने सभी से मिल रहे हैं, और हमारे संविधान में प्रोसेस क्या है, एक बार आपको मतलब मेजॉरिटी मिल गया, एक अच्छे लीडर को उसमें से प्रधानमंत्री चुनेंगे, और उसको क्या जल्दी है, ये बात करके, ये बात पूछ के इन लोग इमीडिएटली बोलना चाहते हैं कि देखिए यहाँ पर सबके बीच में ऐक्यता नहीं है, अनैक्यता है, असहजता है। ये सब बातें गोडी मीडिया का प्रयास है बताने का, नंबर 1। नंबर 2, देखिए 26 राष्ट्रों नहीं रेड्डी जी, मैं एक सवाल पर, ये देखिए, ये बार बार जब सवाल के जवाब हो गए थे और नीतीश कुमार उठ गए थे, उसके बाद के चंद्रशेखर राव का वहां बैठे रहना और 19 बार बैठने की गुजारिश करना कि बैठिए ना, ये एक बात तो साफ है कि वो चाहते थे कि इस तरीके के सवाल पूछे जाएं और वो इस तरीके के सवालों का जवाब दें। ये बात तो आप मानेंगे? ठीक है, जो सवाल पूछा गया उसका उन लोगों को जवाब नहीं मिल गया। उसमें मुख्यमंत्री जी ने क्या बोला था, अभी इसमें क्यों पढ़ने जा रहे हो, हमारा अभी कोशिश जारी रहेगा, वही था ना बोले हम लोग। जी बिल्कुल। तो इसमें उन लोगों का एक चाल है कि इमीडिएटली पूछो आपका लीडर नहीं, कौन मेरा है? तो दूसरा है। देखिए, चाल वाल छोड़ दीजिए, लेकिन अगर विपक्षी एकता होनी है तो ये जो जितने अनकंफर्टेबल सवाल हैं उनके जवाब अब कब ढूंढेंगे हम? 2024 में तो ढूंढेंगे नहीं। जाहिर सी बात है कि उसकी तैयारी अभी से होनी है। उपेंद्र चौहान जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे। संजय जी, एक बात है, अगर विपक्षी दल में अगर आज कम से कम आप जैसा बोले पत्रकार के जो समावेश हो रहे हैं उसमें हमारे जो नेता हैं वो समाधान भी दे रहे हैं, मगर हमारे प्रधानमंत्री कहाँ गए? हाँ, वापस आ गया सवाल। लीजिए उपेंद्र जी, मैं एक बात, मैंने बताया था लास्ट में, मैं भूलूंगा नहीं, 2 बार आपने वेल लेफ्ट कर दिया इस मुद्दे पर, अब फिर से तीसरा।
प्रधानमंत्री आप कब मोदी इस के तरीके छोड़ की के- प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे संजय जी, बिल्कुल, मोदी को छोड़ के 50 मिनट की प्रेस एक कॉन्फ्रेंस मिनट मुझे जिसमें समय दीजिए। धनाधन दागे जाएंगे सवाल मैं बीजेपी और के प्रवक्ता फर्राटे से आएंगे जवाब। मतलब यूं बीजेपी भूपेंद्र के चौहान प्रवक्ता जी। पूछ रहा हूं। सवालों के संजय जी, जवाब बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाह रहा हूं, मोदी के अलावा कुछ एक नाम बोलने की शक्ति है आपके पास, दम है आपके पास? अगर बोलेंगे तो नेक्स्ट डे वो कट जाएगा, या पार्लियामेंट्री बोर्ड हो या इलेक्शन बोर्ड हो, उपेंद्र जो भी चौहान, बोर्ड हो, आपका चाहे कोई भी पद हो, सीधा आप सीधा नहीं सरल दिखाएंगे। सवाल, ये हाल है आपका। यहाँ कम से कम ऐसा प्रेस है, कॉन्फ्रेंस तो निरंकुश। हुई, असहज हुए तो क्या हुआ? ऐसा है संकेत मीडिया जी, के सवाल तो लिए। संकेत जी, हम सवाल लिए, चलिए हम पूरा और देश का सवाल बैठिए लिए। के उपेंद्र जी, देश उपेंद्र के जी का लिए लड़ जवाब, रहे हैं। उपेंद्र जी का जवाब, एक मिनट। नहीं तो फिर उन्हें वो निकल जाएंगे इसमें से। हाँ, जवाब चलिए उपेंद्र। और बैठिए, चलिए और बैठिए के बीच में जो द्वैध था, उसको छुपाने के लिए असहज हो रहे थे उपेंद्र जी, मुख्यमंत्री चलिए और नीतीश बैठिए कुमार के जी। बीच में बोलिए कब होगा? एक मिनट, असहज हो रहे थे, उसको छुपाने के लिए विदूषक की तरह मुस्का रहे थे नीतीश कुमार अब जी। आइए ना पत्रकार के हमारे समावेश नेता में। जब आइए, जरूरत बोलिए, होगी बैठिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और घोषित करेंगे, और वो तो है ही, कहाँ पद खाली है कि कोई बात होगी। 24 में वो हमारे लीडर हैं, बीजेपी के एनडीए के। ना भाई। अरे लेकिन अगर देखिए ऐसा है उपेंद्र जी, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती तो अच्छा होता, कब करेंगे पत्रकार? अच्छा होता। कॉन्फ्रेंस में 8 क्या साल बात हो गए, करनी थोड़ा है? अच्छा क्या? होता, प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें हो तो जाती। कोई सवाल नहीं है कि और नेता की कोई बात है और कुछ बात है हमारे क्यों बोले तो प्रधान। अच्छा पत्रकार के होता, समावेश में देश में नहीं प्रेस होता। कॉन्फ्रेंस नेता होते है। रहनी चाहिए। चलिए, संकेत बहुत बहुत जी, धन्यवाद उपेंद्र चौहान, पत्रकार के साथ- रेड्डी जी, अंजुम आरा, नंदगोपाल गुर्जर और अलका लांबा हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की गुंडागर्दी सामने देखने को आई है। एमएनएस नेता ने महिला को पीटा और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से वो महिला को पीट रहा है। महिला की दुकान के सामने एक होर्डिंग लगी हुई थी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की। होर्डिंग पर आपत्ति करने पर और इसके चलते महिला की पिटाई यहां पर कैमरे में कैद हो गई। महिला को थप्पड़ मारे गए, धक्का देकर जमीन पर गिराया गया और महिला रोने लगी। सोहित मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोहित, गणेश चतुर्थी के इस पावन पर्व के बीच में इस तरीके की घटिया हरकत, क्या हुआ है? कानूनी कार्रवाई क्या हुई है इस मामले में? बिल्कुल काफ़ी शर्मनाक और घटिया हरकत देखने मिल रही है। संकेत, आपको बता दूं कि ये जो पूरा मामला है ये 28 तारीख का है, 28 अगस्त का है, और जो महिला है उनकी ओर से शिकायत 31 अगस्त को की गई। संकेत, अगर तस्वीरों को देखें तो आपको एक जो लकड़ी की आपको एक बम्बू नज़र आएगी, एक जिसे खंभे के तौर पर लगाया गया है। उस पर एक होर्डिंग लगाई जा रही थी। जिस गणेशोत्सव का आप जिक्र कर रहे थे, उसी गणेशोत्सव को लेकर वहाँ पर एक पोस्टर लगाने की कोशिश थी एमएनएस की ओर से। अब ये नहीं है कि वो पोस्टर लीगली लगाई जा रही थी, इलीगल एक जो दुकान है जिसका शटर आप देखेंगे बंद नज़र आ रहा है, उसके ठीक सामने उसे लगाया जा रहा था। अब उस दुकान की जो मालिक हैं वो एक बुजुर्ग महिला हैं, मेडिकल शॉप है, वो भले ही 2-3 महीने से बंद था, उन्होंने कहा आप मेरे दुकान के सामने से मत लगाइए। उसे लेकर जो मतभेद हुआ, उसे लेकर बुजुर्ग महिला को मारा गया, उसे गंदे गालियाँ दी गई। वहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग मौजूद थे। मुंबा देवी में अक्सर भीड़ होती है संकेत, लेकिन उसके बावजूद कोई कुछ नहीं किया, क्योंकि एक शख्स जो है एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है, कोई बीच में आने से बचता हुआ नजर आया। अब इस पूरे मामले में ये महिला जो है कल पुलिस के पास पहुंची हैं। ये सोशल मीडिया पर ये वीडियोस भी वायरल हुए हैं। पुलिस ने अब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस दाखिल किया है, महिला का मेडिकल करवाया गया है, और अब आने वाले कुछ समय में आप ये मान के चले कि ये जो शख्स है, जो आरोपी है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये पुलिस के हमारे सूत्रों ने हमें कहा है। लेकिन जिस तरह से दिन में उजाले में लोगों के सामने एक बुजुर्ग महिला को भीड़ भाड़ के बीच मारा जाता है, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आ रहा है, वो भी एक इतनी सी बात के लिए कि वो एक आदमी गैर कानूनी काम कर रहा है, कह रहा है कि आपके दुकान के सामने हम हमारे पोस्टर लगाएंगे, और उसे रोका जा रहा है, फिर भी उसे मारा गया, उसे गाली दी गई, उस औरत को थप्पड़ लगाए गए, और किसी ने कुछ नहीं किया। फिलहाल पुलिस की ओर से क्या कार्रवाई की जाती है ये देखना अहम होगा, और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी क्या कुछ करती है ये भी देखना अहम होगा। संकेत, सोहित मिश्रा, इस जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद।